हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है दोस्तों आज का कि क्या है रिवीजन और प्रैक्टिस का वैज्ञानिक आधार। यानी कि यूपीएससी के लिए हमें रिवीजन और प्रैक्टिस की क्यों जरूरत है। हर टॉपर, हर फैकल्टी, हर टीचर स्टूडेंट से ये क्यों कहता है कि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों कहता है कि जितनी हो सके उतना आंसर राइटिंग करिए, जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आखिर क्यों करना चाहिए? क्या हम बिना रिवीजन किए, बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते? क्या उसमें अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं? आखिर क्या जरूरत है इसके करने की? आखिर इसके पीछे क्या है एक साइंटिफिक अप्रोच, क्या है इसका एक साइंटिफिक आधार? किस आधार पर हमको इसकी ये करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसी मुद्दे पर मैं आपको चर्चा करूंगा। देखिए, रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहिए एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि क्या इसका लॉजिक है, क्यों करना चाहिए। ठीक है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता है। बट व्हाई? वो ये नहीं जानते कि क्यों। बस रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो, लिखो, जितने आंसर लिखो। एक हमारे मित्र थे जिनको मैं देखता था, तो बस कंडीशन क्या थी कि उनको बस टॉपिक दीजिए, फटाफट लिखना शुरू। क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, किस लेवल का लिखना है, नहीं पता। बस लिखना शुरू कर देते थे कि दिन भर में कम से कम 8-10, मतलब 10, 15, 20, 25 आंसर उनको लिख देने हैं। क्या लिखना ही प्रैक्टिस है? क्या लिखना ही रिवीजन है? और रिवीजन और प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, उसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि इसको हम कैसे करें। तो दो चीजों पर आज मैं चर्चा करूंगा। एक, रिवीजन प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, और दूसरा, रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मैसेज सभी उन छात्रों तक पहुंच सके जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट बेहतर आ सके। क्योंकि आप लोग सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जितना समय मिल रहा है उतना कर रहे हैं, और अपने संसाधन भी खत्म कर रहे हैं, अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी में, भयंकर गर्मी में आप लोग अपना समय गंवाते हैं। जिस समय लोग, दुनिया आराम करना चाहती है, उस समय आप पढ़ते हैं। तो क्यों ना उसका रिजल्ट मिले। आज इसीलिए मैंने इस मुद्दे को आपके सामने रखा है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे जो साइंटिफिक आधार है, क्या है, क्यों है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात मान के चलें तो यूपीएससी का जो एग्जाम है दोस्तों, वो है आपके एक मेरिट का एग्जाम है। किसका है? मेरिट बेस्ड एग्जाम है। यानी कि जिसमें मेरिट में जो आपका टॉप करेगा वही आगे बढ़ेगा। यह यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जिसमें पास करना है। ठीक है ना? ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है जो इसमें आपको टॉप करना है। यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर हम लोग अच्छे से जानते थे कि यूनिवर्सिटी में हमें केवल पास करना होता है। पास करना है, जितने ज्यादा नंबर ले आएंगे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर मेरिट बननी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके लगभग 8 लाख लोगों में से, 8 लाख स्टूडेंट्स में से, जो स्टूडेंट है उनमें से जो 1000 वैकेंसी निकलती है, 1000 जो रिक्तियां आती हैं, उसमें हमें सफल होना है, इसमें शामिल होना है। यानी कि 8 लाख छात्रों में से निकल करके हमें 1000 सफल छात्रों की लिस्ट में सफल होना जाना है। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं वो हमें चाहिए। यानी कि इससे हमें टॉप करना है, मैक्सिमम मार्क्स हमको लेकर के आने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतम अंक जितने भी ला सकते हैं उतना लाइए, जितना हो सके।
अब बात आती है अधिकतम अंक कैसे लाए जाएंगे। उसी के लिए सभी लोग क्या कहते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये तो कारण हो गया कि हमें ये लेकर के आने हैं, केवल पास नहीं होना 33% पे, 40% पे, 45% पे, 80% पे, 85% पे या 95% पे, हमें पास नहीं होना है। हमें सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं, और नंबर भी आप लोग प्रॉपर आईएएस बनने के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो उसी के अनुसार ही आने चाहिए सारे के सारे नंबर। यानी कि टॉप 100 में आप आएंगे तब जाकर के प्रॉपर आईएएस आपको मिल पाएगा। ओके, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और इसमें अब दूसरी यह है कि हमें सबसे अधिकतम नंबर चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर एक चीज और समझिए, और वो है आपका कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर वो सभी छात्र हैं जो टॉपर्स हैं। मेरा जो मानना है, कॉम्पिटिटर आपके दोस्त नहीं है जो आपके आसपास में रहते हैं। कॉम्पिटिटर वो हैं जो इस साल सबसे अच्छी पोजीशन पर रैंक लेने जा रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। यानी कि वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो आपके जो वो भी लोग हो सकते हैं जो अपना जॉब क्विट करके आए हों, यानी कि नौकरी को छोड़ के आए हों, ठीक है ना, या जिनके अंदर इसको पाने की चाहत बहुत ज्यादा हो, पाने की चाहत जुनून के हद तक हो, चाहत बहुत ज्यादा हो, या जो नौकरी छोड़ करके आए हो, कुछ बड़ा सपना देख करके आए हो, उन सभी लोगों से आपका कंपटीशन है और उनमें आपको जगह बनानी है। इसका मतलब है उसी तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो दो चीजें, एक, हमें अधिकतम अंक लाने हैं जिससे कि मेरिट में आ सकें, और दूसरा, आपका कंपटीशन इतने बड़े छात्रों से है तो नेचुरल सी बात है आपका कंपटीशन उतना ज्यादा टफ रहेगा, इसीलिए आपको अंक भी ज्यादा चाहिए होंगे, अन्यथा आप इस रेट में आ ही नहीं सकते। और यही रीजन है कि हर टॉपर एक ही लाइन कहता है, हर टीचर, हर फैकल्टी एक ही चीज कहता है कि आपको अधिक से अधिक अंक लाने चाहिए। उसके लिए आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो कारण तो हमको समझ में आ गया, कारण नंबर 2 और कारण नंबर 1, ये ध्यान हो गया, क्लियर है एवरीबॉडी। तो दो कारणों की वजह से आपने इसको चुना, लेकिन बात आती है इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्यों करें ये। नंबर तो हम बिना पढ़े भी ला सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो हम नंबर ला सकते हैं, बस ला सकते हैं, लेकिन हमें विवेकानंद का वंशज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेकानंद का वंशज होना चाहिए, जो एक बार पढ़ें और सब कुछ उनको याद हो जाए, ठीक है ना। या हम चिट्टी द रोबोट हों रजनीकांत स्टाइल में, जो इनकी मेमोरी इतनी शार्प हो कि किताब के सामने से जो हिलाएं और सब कुछ हमको याद हो जाए, वो हम तो है नहीं ना। और तीसरी बात, यूपीएससी की डिमांड, उनको चाहिए रटे रटाए तोते वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जिनकी विश्लेषण क्षमता हो, जिनके पास अपनी समझ हो। यानी कि यहां पर तीसरा कारण और समझिएगा, वो है यूपीएससी की मांग। उन्हें चाहिए विश्लेषण क्षमता वाले छात्र, विश्लेषण क्षमता वाले छात्र, जिनके पास विश्लेषण क्षमता हो, जिनकी अपनी सोच हो, और वो भी सोच कैसी हो, मौलिक सोच हो, ठीक है ना, जिनके अपने अपने खुद के अपने कुछ विचार हों, रट्टू तोता की तरह ना हो। तो ऐसे एस्पायरेंट्स उनको चाहिए होंगे जो विश्लेषण कर सकें, जिनकी अपनी सोच हो, अपने विचार हो, अपनी आइडियोलॉजी हो। और ये सब आएगा कैसे? ये सब आएगा आपके रिवीजन और प्रैक्टिस से। तो यहीं पर अब असली चीज समझने की जरूरत है कि जो आपको समझना है वो है आपका विज्ञान। इसका यानी कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस का वैज्ञानिक अवधारणा क्या है? वैज्ञानिक अवधारणा, ध्यान रखिएगा, एक चीज समझिएगा
कि हमें इसमें सबसे बेहतर लेकर के आना है, सबसे बेहतर परफॉर्म करना है, सारी चीज समझिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा एक ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का एक पोर्शन होता है जिसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च मस्तिष्क। समझ लेना इसी तरीके से, ठीक है ना? अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कहते हैं इसको। और साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इसको कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड, ठीक है ना? ये जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये हमारी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जरूरी है। यही है ये पोर्शन बुद्धिमत्ता का। यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम छूते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, यानी कि ये सारा का सारा, ध्यान रखना, सारा का सारा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान लेता है। और सारा ज्ञान आपके कहां जाता है? इस मस्तिष्क में, ठीक है ना? यही एनालाइज भी करता है, यही सारी चीजें भी करता है। तो सारा का सारा ज्ञान आपके इस पोर्शन में स्टोर होता है। यहां ये रहा, ये रहा, आपका सारा ज्ञान यहां पर स्टोर हो गया, ठीक है ना? जो कुछ भी आपने जो देखा, जो छुआ, जो महसूस किया, जो सूंघा, जो कुछ भी है, उस सब के माध्यम से यहां पर हुआ। उसके बाद कंडीशन यह होती है कि अगर आपने इसको सही समय पर रिकॉल नहीं किया, सही समय पर रिवाइज नहीं किया, तो ये धीरे धीरे, या ध्यान रखना इसको, यहीं पर एक चीज और समझिएगा, यहीं पर आप जैसे ही आप पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार कोई चीज देखते हैं तो आपके टॉप लेवल पर सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ऐसे। यानी कि इसकी मेमोरी क्षमता जो है वो धीरे धीरे भूलने की इस तरह से गिरती है। ये रहा, बात समझ गया कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज 24 घंटे के अंदर आपको याद कर लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेनी चाहिए, अन्यथा भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप चीजों को भूलते चले जाएंगे। अन्यथा आप अपनी किताब उठा करके देख लीजिए, आपने जो 4-6 महीने पहले किताब पढ़ी हो, क्या उसकी सारी बातें आपको याद हैं? नहीं है। क्या बचपन की सारी बातें आपको याद हैं? नहीं है। केवल वही बातें याद हैं जिनको आपने रिकॉल कर लिया था, अन्यथा याद नहीं है। हमको भी नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है। वो सारी घटनाएं याद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ घटित हुई थी, या जिनको हम बार बार समय समय पर याद करते रहे, रिकॉल करते रहे, किसी से चर्चा करते रहे। दैट्स इट। तो हमारा जो मेमोरी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे यहां पर होता है। ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज। अगर उसी समय पर विद इन 24 आवर इसको अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो ये फिर वहीं पहुंच जाता है। ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज। ये 24 घंटे के अंदर की कहानी है। तो यहां से इसका जो ग्राफ होता है फिर वो ऐसे आता है, यूं धीरे धीरे गिरता है। इसीलिए कहा जाता है कि फिर 1 हफ्ते के अंदर उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये थर्ड रिवीजन 1 वीक का है, 1 सप्ताह के अंदर के बाद का है। उसके बाद फिर ये रिवीजन जो है वो ऐसे गिरता है, ऐसे चलता है, इस तरीके से। ध्यान रखना, इस तरीके से धीरे 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 गिरेगा। और अगर इसको 4-6 महीने के बाद में इसको रिवाइज कर लेते हैं, 4-6 महीने के बाद में, तो फिर ये आराम से लंबे समय तक निश्चिंत रहता है। वो जल्दी से आप भूलते नहीं हैं। तो ये जो नीचे ग्राफ जो गिर रहा है ये इसके भूलने की गति है, आपके मेमोरी लॉस की गति है। बात समझ में आ गई? तो ये इसका एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये सभी के साथ होता है, कोई भी हो, लेकिन जो जिसको जिस तरीके से पढ़ लेगा उस तरीके से दिमाग में सेट हो जाता है। अब एक चीज समझ लीजिए, इसलिए कहा जाता है
कि आपका सबसे ज्यादा वर्क ब्रेन का कौन सा पोर्शन करता है? आगे वाला पोर्शन करता है, सबसे ज्यादा वर्क करता है एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो जब ये वर्क करता है तो इस पर प्रेशर भी बहुत रहता है, सारी चीजें भी रहती हैं, उत्तेजित भी होता है। कभी ये घटना आती है, कभी ये घटना आती है, कभी ये घटना आती है, कभी ये घटना आती है। और जब इन सारी चीजों में वो कंफ्यूज होने लगता है तो चीजों को फिर वो एनालाइज नहीं कर पाता, रिवाइज मतलब ढंग से काम नहीं कर पाता, उनको याद नहीं रख पाता। इसीलिए इस ब्रेन को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए क्या चाहिए, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। इस ब्रेन को काम करने के लिए चाहिए आपको शांति, शांत चित्त चाहिए, जैसे हम कहते हैं शांत चित्त। और वो शांत चित्त किससे आता है? मेडिटेशन से, अपने अंदर धैर्य से, और एक सिस्टमैटिक स्टडी से। जब आप कोई चीज बिना किसी रणनीति के काम करते हैं तो चीजें कैसी होती हैं? उथली उलझी हुई। इसलिए एक सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए और शांत तरीके से होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप कहते हैं ना कि कई सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो इसीलिए होता है। इसलिए शांत तरीके से जब ये होगा, एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, क्रमशः पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके जब पढ़ते हैं तो चीजें ये अंदर जाना शुरू कर देती हैं, सेकंड पोर्शन में इस तरीके से फिल्टर होकर के अंदर जाना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे रिवीजन करते जाते हैं ये अंदर जाना शुरू कर देती है। एक तो शांति चाहिए, तो क्या चाहिए हमको? एक शांत दिमाग चाहिए। दूसरा हमें ध्यान चाहिए। तीसरा हमें रिवीजन चाहिए, जिससे कि चीजों को हम रिकॉल कर सकें। रिवीजन यानी कि फॉर रिकॉल, ये रहा, इसको कर सकें। तो जितना ज्यादा हम इस पर आराम से रिवीजन करेंगे, सारी चीजें करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, इसलिए इसमें क्या चाहिए? क्रमबद्धता चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 5 मिनट ये पढ़ लिए, 10 मिनट ये पढ़ लिए, 15 मिनट ये पढ़ लिए, फिर 15 मिनट ये पढ़ लिए, 15 मिनट ये पढ़ लिए, 15 मिनट ये पढ़ लिए, ऐसा नहीं। इसीलिए चूंकि जब सारी चीजें एक दूसरे में घुसने लगेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यूपीएससी क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं, एक साथ पेड बैच में भी पूरा का पूरा 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और एक सब्जेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करते। वरना चाहते 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे। हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर सकते थे कि भाई 1-1 घंटे तीनों टीचर पढ़ाइए, कर सकते थे ना, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर दिमाग उसको सारी चीजों को क्या नहीं कर पाएगा? एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। और जब धीरे धीरे तरीके से इसको अंदर लेके आते हैं, चीजें रिवाइज होती हैं, समय पर आने लगती हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां आ जाती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मध्य मस्तिष्क में कह सकते हैं। और उसके बाद आ जाइए तो फिर उसको और ज्यादा रिवीजन करते हैं तो ये फिर आ जाती है आपके यहां पर, इस मस्तिष्क में। और यहां पर ये इस जो पोर्शन है, इसी को हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी यही है हमारा याद रखने की क्षमता, याददाश्त। जितना शांत तरीके से, एनालिटिकल तरीके से आप इसमें यहां पर जाएंगे, चीजें अंदर चली जाएंगी, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में ये काम करता है। कभी आप भूलते नहीं हैं, कभी आप गड़बड़ नहीं करते। लेकिन मेमोरी कैसे काम करती है? मेमोरी काम करती है आपके क्रमबद्धता में, क्रम होना चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग फोल्डर में आपके अलग अलग फाइलें होती हैं, तो आराम से वो काम करता है। अगर ये उल्टी सीधी तरीके से होंगी तो हमारा ब्रेन भी उन इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के नहीं ला सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो क्रमबद्धता और विश्लेषण के साथ जब चीजें जाती हैं तो अंदर तक सेट होकर के चली जाती हैं।
इसीलिए जितने भी सुपर मेमोरी पावर वाले जो लोग हैं, चाहे विवेकानंद हो या कोई भी हो, वो चीजों को पढ़ते थे, पढ़ने के साथ में एनालाइज करते थे, उसके अंदर से पॉइंट निकालते थे और उन पॉइंट को दिमाग में सेट कर लेते थे कि भाई पहला चैप्टर ये है, पहले चैप्टर में 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग में, हर हेडिंग में लगभग 4-4, 5-5 पैराग्राफ दिए हुए हैं, हर पैराग्राफ में कोई एक बात कही गई, उस की पॉइंट को निकाल करके दिमाग में सेट कर लेना है कि नहीं? एवरीबॉडी यही तो होता है। पैराग्राफ क्यों बनाए, हेडिंग क्यों बनाई? और हर पैराग्राफ क्या बराबर लाइन का होता है? नहीं होता। तो फिर अलग किसी पैराग्राफ में 2 लाइनें होती है, किसी में 10 होती है, किसी में 15 होती है, किसी में 20 भी होती है, कोई एक लाइन का ही पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन एक पैराग्राफ एक बात को कहता है। उस बात को पकड़ना है, उस बात को सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे तो चीजें आराम से आ जाएंगी, और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो आपके मेमोरी में सिस्टमैटिक अलग अलग फोल्डर में सारी चीजें अपने अपने फोल्डर में सेट हो जाएंगी, और फिर जब निकालेंगे तब याद आ जाएंगी, अन्यथा कभी याद नहीं आने वाली। जो जिगजैग तरीके से काम करते हैं वो कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाते। किसी तरीके से तुक्का मार के प्री तो पास हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता। और मेंस में आपको नंबर अच्छे चाहिए, इसका मतलब है आपको सारी बातें क्रम से पता होने चाहिए, और जब क्रम होगा तभी तो आप विश्लेषण कर पाएंगे, इस चीज को वहां से कंपेयर कर पाएंगे। अगर याद ही नहीं होगा तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे, बता दीजिए। और कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, और जब चीजें याद नहीं होंगी तो क्या सारी बातें आज कम समय में सारी बातें लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते। तो लिखने के लिए हमें चीजों को याद होना बहुत जरूरी है, और हमारे पास समय बहुत कम होता है यूपीएससी में। तो बात समझ में आ गई? तो रिवीजन, शांत दिमाग, बिल्कुल कूल माइंड होकर के, ध्यान लगा करके चीजों को पढ़ना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें होती हैं। अब समझ में आ गया? अब इसका जो रिवीजन प्रैक्टिस का कंसेप्ट है वो मैं और समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जीएस फाउंडेशन हमारा जो मई बैच है, मई का, वो 9th बैच हमारा हिंदी का स्टार्ट हो रहा है 28 मई से, 9वां बैच, ठीक है ना। शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों इसकी जो फीस है वो है आपकी 27,999 रुपए, ठीक है ना। और उसी के साथ आपका ऑफलाइन सुपर 100 ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, 27 मई से और 17 जून से, जिसकी फीस, इंट्रोडक्टरी फीस रखी गई है 99,000 रुपीज, ठीक है ना। इसको आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें लेने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव, तब आपको इतने डिस्काउंट पर आपको बैच मिल जाएगा। बात बैच डिस्काउंट की नहीं है, इसके साथ में आप लोगों को मिलेंगी आपकी 18 किताबों का सेट, जिनकी बाजार में आपकी कीमत है लगभग 10,000 रुपए लगभग। और इतनी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं कि आपको कुछ और सोर्स खरीदने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसमें जो रणनीति बनाई गई है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो रणनीति आपके कोर्स को खत्म करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आपकी सफलता के लिए बनाई गई है, और उसमें भी रिवीजन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखा गया है। 4 स्टेज में रणनीति डिफाइन की गई है जो हम पढ़ाएंगे। पहले फाउंडेशन 13 महीने का कोर्स होगा, फाउंडेशन का होगा 2025-26 के लिए। 13 महीने के फाउंडेशन के साथ में आपका प्री के लिए अलग से आपका बैच चलेगा जो रिवीजन और प्रैक्टिस पर बेस्ड होगा, यानी क्रैश कोर्स रिवीजन के तौर पर और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है ना। उसके बाद में मेंस का बैच भी होगा अलग से, वो भी रिवीजन और प्रैक्टिस के तौर पर होगा, यानी कि उसमें भी टेस्ट सीरीज होगी और आपकी रिवीजन की क्लास होगी। और इन दोनों प्री और मेंस के लिए आपके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना है, वो सब कुछ हम केवल फाउंडेशन बैच के लिए ले रहे हैं, मात्र 27,999 रुपए। मेंस में, प्री में हम सभी फैकल्टीज आपके साथ पूरे दिन रात खड़े रहेंगे। मेंस में स्पेशली 4 महीने के लिए अपने दिल्ली सेंटर पर बुलाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें दिल्ली में रह करके आप सब कुछ, सारी तैयारी हमारे खर्चे पर करेंगे, यानी 4 महीने रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको केवल पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, वो हमारा काम, वो हम करवा के रहेंगे।
तो ये जो कंसेप्ट है, ये स्टडी आईक्यू ने उसी पैटर्न को अपनाया है जिसकी यूपीएससी को जरूरत है। तो हम केवल कोर्स खत्म करने वाले फैकल्टीज या सिस्टम नहीं है कि बे वो कोर्स खत्म, आपका काम खत्म। तब तो फिर फाउंडेशन में खत्म हो जाना चाहिए। हम क्यों करा रहे हैं प्री का अलग से बैच, जिसकी लाखों रुपए फीस हो सकती है प्री और मींस की, टेस्ट सीरीज से लेकर के आंसर राइटिंग से लेकर के हर एक चीज की। अब इसमें हम डेली आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, डेली वीकली आपका टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है ना। बाकी टेस्ट सीरीज तो अलग से होगी ही होगी, मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, करंट अफेयर क्लास होंगी, सीसेट की क्लास होंगी। इन सबको मिलाकर के फीस है मात्र इतनी। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा आपको पर्सनल कांटेक्ट बना रहे, मैं आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करता रहूं, कोच मेंटरशिप के तौर पर करता रहूं, अगर आप चाहते हैं मुझे अपना कोच मेंटर बनाना, तो MK लाइव कोड का यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले यूपीएससी के लिए रिवीजन प्रैक्टिस की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें मेरिट में आना है। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, हमारा कंपटीशन सभी टॉपर्स से है, तो उन टॉपर्स में सबसे बेहतर रहना है। तीसरा, यूपीएससी की मांग है कि हमें ऐसा कैंडिडेट बनना है। तो वो सब किससे आएगा? वो सब आएगा रिवीजन और प्रैक्टिस से, और उसका वैज्ञानिक आधार ये रहा। ये रिवीजन के लिए क्यों जरूरी है? 4th स्टेज की रणनीति, 4 बार में हर चीज प्रॉपर तरीके से रिवीजन होना चाहिए, टाइम टू टाइम, फिक्स टाइम है। और रिवीजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत तरीके से होना चाहिए, ध्यान के साथ होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। तब जाकर के आपकी सारी मेमोरी क्रम से आपके मेमोरी में सेव होती चली जाती है सारी नॉलेज। और जब ये नॉलेज क्रमबद्ध रूप में होगी, तभी जाकर के आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे, बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि वो अचानक बने हुए क्वेश्चंस देता है, जहां पर एक लिमिटेड टाइम में सारी बातें आपको कहनी है, सारी बातें लिखनी है, सारी बातें आपको क्रम से लिखनी है, आपके तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी के साथ लिखनी है। तो नेचुरल सी बात है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए कि जो कुछ आपने, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरत है? प्रैक्टिस के लिए जरूरत है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई यानी कि आपने जो चीजें याद की हैं यानी कि उनको सोचा है। सोचा है इसका मतलब कैसे? क्रमबद्ध रूप में, विश्लेषण के साथ में किया है। जब आप क्रम से सारी चीजों को दिमाग में सेट करेंगे, सोचेंगे, तो सोचने के बाद इसको बिना देखे आपको लिखना है, बिना देखे लिखना। और लिखना भी कितने शब्द सीमा में लिखना है, लिखना भी आपको समय सीमा में है, अन्यथा क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। और जब लिखने की प्रैक्टिस अभी से ऐसी करेंगे, तो यही तो चीज है जो आपको उस लेवल पर लेकर के जाएगी। अगर यह प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका या तो क्वेश्चन छूट जाएगा, या कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई क्वेश्चन खराब हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में कोई कंटेंट छूट जाएगा, किसी में कोई पॉइंट छूट जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप समझ ही ना पाए कि पूछना क्या चाहता है, अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं किया है तो याद करने और सोचने के लिए चाहिए रिवीजन, और लिखने के साथ उसकी चाहिए प्रैक्टिस। इट्स अ नेसेसरी, बहुत जरूरी है ये चीज। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो याद करने के लिए, जिससे कि चीजें दिमाग में रहे, दिमाग में ही चीजें नहीं होंगी तो कैसे होगा? जब इसी पैटर्न पर बार बार आप करते रहेंगे, एनालिटिकल तरीके से पॉइंट फॉर्म बना करके, उसके की पॉइंट बना करके, सीक्वेंस में एक दूसरे से लिंक करके चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी भी उतनी ही शार्प हो जाएगी जितनी विवेकानंद की थी। बहुत शार्प हो सकती है, बस उसको पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, और अपने अंदर धैर्य और पेशेंस लाना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये आपके पेशेंस का एग्जाम भी है। आपके चारों तरफ बहुत सारी समस्याएं घूम रही होंगी, उनसे निपटने का एग्जाम भी है कि उनसे आप पार कैसे पाएं। और ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, टीचर नहीं करा सकता। टीचर रास्ता दिखा सकता, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता, याद नहीं करवा सकता। ये रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने का एग्जाम नहीं है। पढ़ना है, याद करना है, सोचना है।
अब आराम से आंख बंद करके सोचिए कि मैंने इससे पहले कौन कौन सी स्लाइड आपको बताई हैं, क्या क्या बताई हैं। अगर मेरी इससे पहले की स्लाइड, मेरे बनाए हुए पॉइंट्स अगर आपको रिकॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन है। और ये सब जितनी बार अगर आप करेंगे तो आपके फोर ब्रेन से होते हुए सारी चीजें हिंड ब्रेन में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। अनकॉन्शियस माइंड में जाने का मतलब है अब आप कभी भी कुछ भी पूछिए, कभी सोते में भी आंसर दे देंगे कि हाँ ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कभी कोई कार या बाइक या स्कूटी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में आपका पूरा ध्यान क्लच पर, ब्रेक पर, हैंडल पर, तमाम सारी चीजों पर रहता है, एक्सीलेटर पर रहता है। और कभी कभी क्या गड़बड़ होती है, ब्रेक लगाने की जगह पर हम क्लच दबा देते हैं, कभी कभी ब्रेक लगाना और एक्सीलेटर दबता चला जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है फिर आराम से आप कान के नीचे फोन लगा करके बात करते चले जाते हैं, ध्यान कहीं और होता है और इस गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, और सामने से कोई बच्चा आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है, अचानक ब्रेक भी लग जाता है, जबकि ब्रेन कहां लगा हुआ है, आपसे बात करने पर। पैर ने ब्रेक कैसे लगा दिए? क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ब्रेक लगाने की या उसको चलाने की इतनी हो चुकी थी कि ब्रेन की आवश्यकता ही नहीं थी। दैट्स इट। यही कंसेप्ट होता है। जब ये स्टेज आ जाएगी, कुछ भी पूछिए, आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन राइट, किसी भी एंगल से, किसी भी डायमेंशन से पूछिए, कहीं से कहीं को भी, किसी भी पॉइंट को मैं लिंक कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। समझ लीजिए यूपीएससी आपको बुला रहा है। यही है वो वैज्ञानिक तरीका, ठीक है ना। और इसी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने के लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए आप चाहें तो हिस्ट्री वैकल्पिक विषय मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने टारगेट बनाया हुआ है 300 प्लस अंक का, जो कि मैं खुद ला चुका हूं और आपको मैं दिलवा सकता हूं। और जब इतने अंक चाहिए, इसका मतलब तभी आप टॉपर बनेंगे। सिलेक्शन की गारंटी देता है ये जो मार्क्स हैं, अच्छी रैंक की गारंटी देते हैं ये मार्क्स। और मेरे साथ रह करके आप आराम से इतिहास वैकल्पिक विषय में इतने नंबर ला सकते हैं। और इसमें आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो रेगुलर क्लास में होती हैं, उससे कहीं ज्यादा। यानी कि डेली आंसर राइटिंग, डेली प्रैक्टिस, सोचिएगा वीकली टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज अलग से, क्रक्स आपको अलग से, हैंड रिटन मटेरियल, मैप की क्लास अलग से, ये सब कुछ इसमें है। और उद्देश्य क्या है? 300 प्लस अंक। बस एक साइंटिफिक तरीके से पढ़िए मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। और आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी कि सर प्लीज हम लोगों को एडमिशन लेना है, क्योंकि एडमिशन तो 20 तारीख को कल क्लोज हो चुके थे। अब चूंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, इसलिए 31 तारीख तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी कोई ज्यादा क्लास नहीं निकली है, और जो निकली है उसको रिवीजन मैं करा दूंगा आप लोगों के साथ में, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। दोपहर में डेली 1 बजे क्लास होती है, तो आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 15,999 रुपए, और कोड यूज किया जाएगा MK लाइव। तो जल्दी करिए इस चीज को लेकर के। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी है, यहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एवरीबॉडी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये टेलीग्राम बार कोड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।